Good evening, friends. Welcome my channel Pharma Easy Study. Today we will go to discuss about the physiochemical properties of the drug molecule, which is the topic of physical pharmacy. The physical and chemical properties of a drug molecule, which involved in the changing its physical and chemical characteristics, are needed to be studied before developing a new product. मतलब किसी भी फॉर्मुलेशन को करने से पहले हम उसके जो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उस एक्सिपिएंट्स की, उस एपीआई की, उसके बारे में जान लेते हैं, परख लेते हैं। सच प्रॉपर्टीज में अल्टर द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सच एज फॉर्मुलेशन, प्री फॉर्मुलेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड एक्टिविटी। मतलब कहने का क्या है कि जो फॉर्मुलेशन और प्री फॉर्मुलेशन हो गया वो तो आपकी मान लीजिए कि आपकी हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज, बट जो स्टोरेज कंडीशन मतलब किस कंडीशन में आप रखोगे, उसको कितने टेम्परेचर पे रखोगे, आपकी हो जाती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल्स व्हिच में बी चेंज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिस्क्राइब इन फॉलोइंग चेंजेस। पहला हमारा क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टीज। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इंडिविजुअल एटम विद इन द मॉलिक्यूल सच एज मास एंड वॉल्यूम। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल्स लाइक एट ऑप्टिकल रोटेशन। कंबाइंड एडिटिव properties. An additive property which depend on the intermolecular structure is called combined additive properties. Colligative properties depend on the number of particles in the solution but not on their nature such as vapor pressure, boiling point and freezing point. अब इसके बाद आता है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमारा सबसे मेन पॉइंट है। The refractive index of a substance is defined as the ratio of the velocity in light in vacuum or air to that in the medium। कहने का मतलब क्या है, रेफ्रेक्टिव का मतलब क्या होता है, उसका अपवर्तनांक। ठीक है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे कहते हैं, आप एक मीडियम ले लीजिए, लिक्विड मीडियम ले लीजिए, एक एयर मीडियम ले लीजिए। जब उसमें आप प्रकाश का अपवर्तन करवाएंगे, मतलब रिफ्रैक्शन करवाएंगे, तो आप देखेंगे कि जहां से मीडियम का सरफेस टेंशन मतलब एयर का सरफेस टेंशन स्टार्ट खत्म हो जाता है, वहां पे आप देखेंगे कि वहां से प्रकाश हमारी थोड़ी इंसलाइन मतलब तिरछी हो जाती है। उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब एन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इक्वल टू अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। रेफ्लेक्टिविटी आपने स्नेल का लॉ पढ़ा ही होगा इंटर में। तो व्हेन अ बीम ऑफ ए लाइट पासेस फ्रॉम लेस डेंस, मतलब लेस डेंस से हम ज़्यादा डेंस की तरफ जब जाते हैं, ज़्यादा डेंस का मतलब क्या होगा, लेस डेंस एंड मोर डेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो एयर होता है जहाँ पर प्रकाश हमारा ईजिली ट्रेवल कर जाए वो हमारा लेस डेंस होता है, और जहाँ पर प्रकाश हमारा ईजिली ट्रेवल ना कर पाए वो हमारा हाई डेंस या मोर डेंस होता है। इट इज रेफ्रेक्टेड टूवर्ड द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द रेशियो ऑफ साइन ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट कॉल्ड स्नेल्स लॉ, विच एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू आई, आर इक्वल टू एंगल ऑफ रेफ्रेक्शन, मतलब रेफ्रेक्शन का एंगल हो जाए। एन इक्वल टू हमारा क्या होता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम रेस्पेक्ट टू द रेडियल मीडियम। अब मैं आपको यहाँ पर एक चित्र दिखा रहा हूँ, देखिए ये हमारा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स प्रेजेंट करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, यहाँ से हमारी एक इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, अब वो यहाँ से चलेगी, ये आप मान लीजिए कि इतना एरिया हमारा जो है ये एयर है, और इतना एरिया हमारा जो है वो लिक्विड मीडियम का है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी इंसिडेंट रे चली, जब तक ये एयर में है तब तक इसकी डेंस बढ़िया है, मतलब डेंस कम है, और जिसके कारण से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। बट जहाँ पे ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड में जैसे इसने एंटर किया, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा इंसलाइंड हो गया, मतलब ये थोड़ा तिरछा हो गया, और इसी को बोलते हैं अपवर्तन, मतलब प्रकाश का मीडियम में किसी अपवर्तन। यही हमारा मतलब इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव रेज हमारी आ रही है, और इन दोनों के बीच में, एयर के बीच में हमारा एंगल बनता है इंसिडेंट, उसको हम आई से डिनोट करते हैं, और जो हमारा मीडियम में बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन और इफेक्टिव एक्टिविटी। इन 1880 Lorentz described that on the basis of electromagnetic theory of light derived from the following reaction। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी लाइट की, मतलब चुंबकत्व, मतलब प्रकाश जो होता है वो चुंबकत्व के कारण नीचे अपना प्रकाश फैलाता चला जाता है। आर इक्वल टू एन टू माइनस वन अपॉन एन टू माइनस टू या वन बाई डी, वेयर
N इक्वल टू रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, D इक्वल टू डेंसिटी एंड R इक्वल टू स्पेसिफिक रेफ्रेक्शन। उसके बाद मोलर रिफ्रैक्शन और मॉलिकुलर रिफ्रैक्टिविटी, मतलब मोलर से आप समझ रहे हैं और रिफ्रैक्टिविटी के मतलब आप समझते हैं कि अपवर्तनांक हो गया। दे प्रोडक्ट मॉलिकुलर वेट, मतलब प्रोडक्ट का जो मॉलिकुलर वेट एंड स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिविटी इज कॉल्ड मोलर और मॉलिकुलर रिफ्रैक्टिविटी। आर एम इक्वल टू आर इंटू एम सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, जिसमें हम एप्स रेफ्रेक्टोमीटर का यूज करेंगे। रेफ्रेक्टोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट टाइम द जर्मन साइंटिस्ट Ernest Abbe developed it, so it also known as Abbe refractometer. The main part is prism. इसमें होता है मेन पार्ट, वो प्रिज्म होता है। कितने प्रिज्म होते हैं? 2 प्रिज्म होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 Abbe prism of flint glasses of high refractive index. It also consists 1.7 cementing into mounting hollow cases which act as jackets and circulate the water from the thermostat around the prism, which control the temperature. The upper face of the lower prism is mounted so that it will be react as a diffusion screen. मैं आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 प्रिज्म लगे हुए हैं, ठीक है। एक हमारा ये प्रिज्म है, ठीक, और ये एक हमारा ये प्रिज्म है। इसको बोलेंगे हम मेजरिंग प्रिज्म और इसको बोलेंगे इल्यूमिनेशन प्रिज्म। और ये हमारा यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। यहाँ इमेज है हमारी, जिसका हम रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं किसी माध्यम में। ये हमारा प्रकाश जा रहा है, यहाँ से हमारा दूसरा मीडियम स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारी प्रकाश तिरछी हो जाती है, मतलब इंसलाइंड हो जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं पहले की स्लाइड पे, क्या बोल रहा है पहले की स्लाइड में ये, ठीक। A telescope is rigidly fixed into the sector which is described to upright of the base in such a way whereas the axis coincident with rotation of prism lens. The refractivity index is read through the आई पीस, मतलब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम माइक्रोस्कोप के आई पीस से हम मेजर मतलब उसको देख लेंगे, रीड कर लेंगे एट अपर एंड, ठीक है। मैं आपको इसको इमेज समझा ही चुका हूँ। अब उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन इन फार्मेसी ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मतलब फार्मेसी में हमारा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का क्या वर्क है? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज एन इंस्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस लाइक एट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट यूज इन द डिटरमाइनिंग द आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ ए केमिकल, मतलब डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस एंड एल्कोहलिक सॉल्यूशन एंड आल्सो यूज फॉर एनालिसिस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन लाइक एट ग्लिसरीन वाटर मिक्सचर। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से, क्योंकि ये एप्लीकेशन है इसका। डिटर्मिनेशन ऑफ शुगर कंसंट्रेशन के डिटर्मिनेशन में एल्कोहल कंटेंट इन फर्मेंटेशन, आल्सो यूज इन द फिजियोकेमिकल फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री इन डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन एल्बुलिन्स। एल्बुलिन्स क्या हमारा प्रोटीन है कंस्टिट्यूएंट्स, टोटल ग्लोबुलिन्स एल्बुलिन्स बाय एनालाइजिंग। उसके बाद लिमिटेशन इसकी क्या है? इट स्केल रीड ओनली द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 1.33 टू 1.799, मतलब जो उसकी रेफ्रेक्टिविटी होती है 1.33 टू 1.799 तक ही रीड कर सकता है। उसके ऊपर अगर रिफ्लेक्शन होता है, एंगल बनता है, तो उसको रीड नहीं कर पाएगा। इट मेजर ओनली यूजिंग सोडियम वेपर लैम्प एज लाइट सोर्स। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन बाई पोलरीमेट्री। पोलरीमेट्री का आपने एनालिसिस में पढ़ा ही होगा, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, बट यहाँ पे हम एक थ्योरेटिकल माध्यम से देख लेते हैं। द रोटेशन ऑफ पोलराइज, मतलब पोलराइज का मतलब क्या होता है कि पोलर हो नेचर में, मतलब वाटर सोल्यूबल हो। लाइट बाय ऑप्टिकली active substance as a measure of their concentration in a solution is the function of polarimetry and the instrument used as polarimeter, और जो हम इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पोलरीमीटर। द रोटेशन ऑफ ए पोलराइज्ड लाइट इन द सॉल्यूशन बाय द यूजिंग ऑफ ए सब्सटेंस दैट विल बी मेजर्ड, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलरीमीटर, मतलब पोलरीमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है? पोलराइज्ड लाइट सोर्स दिस कन्वर्ट्स द, मतलब जो इसमें हम पोलरीमीटर का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? पोलराइज्ड लाइट सोर्स, मतलब उसमें एक पोलराइज्ड लाइट सोर्स यूज करते हैं, उसका वर्क क्या है? दिस कन्वर्ट द अनपोलराइज्ड लाइट टू द पोलराइज्ड लाइट, मतलब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखिए एक लाइट सोर्स आपको ये लगा होगा। इसका काम क्या होता है कि किसी अनपोलराइज्ड सब्सटेंस या लिक्विड मीडियम को पोलराइज्ड मीडियम में बदल देना, इसका काम होता है। उसके बाद हमारा आता है जो दूसरा हमारा है, सॉरी देखिए, अब दूसरा हमारा
पोलराइजर होता है। आल्सो नोन एज निकोल प्रिज्म पोलराइजर, इट जनरेट्स प्लेन पोलराइज लाइट फ्रॉम लाइट वेव्स व्हिच कमिंग फ्रॉम ए नॉर्मल लाइट सोर्स, मतलब ये उसकी दिशा को बदल देता है। एनालाइजर एक लगा होता है, इट इज द सेकेंड पोलराइजर व्हिच वर टू एनालाइज द पोलराइज लाइट। उसके बाद आता है सैंपल ट्यूब लगा होता है, इट कंटेन्स द सब्सटेंस वेयर द लाइट पासेस, यहाँ से लाइट पासेस होती है। डिटेक्टर लगा होता है, डिटेक्टर द रोटेशन डेस्टो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ठीक है। आप उसका चित्र देख सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए एक लाइट सोर्स है, ठीक है, जो कि अनपोलराइज को पोलराइज मीडियम में चेंज कर देता है। एक निकोल प्रिज्म पोलराइजर है, ठीक है, और एक हमारा ये ट्यूब है जिसमें हम सब्सटेंस को भरते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक एनालाइजर होता है जो कि उसको डिटेक्ट करता है और मतलब एनालाइज करता है, और डिटेक्टर होता है और उस माध्यम को डिटेक्ट कर लेता है कि वो मतलब जो इसका मेन उद्देश्य ऑप्टिकल रोटेशन को वो वहाँ पे मेजर कर लेता है, ठीक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो प्रोसीजर इसका क्या है, प्रिपेयर 100 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन विथ अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 ग्राम पर ml इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। प्रिपेयर 15 ml ऑफ 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ शुगर, मतलब हम पाँच डिफरेंट टाइप्स के शुगर सॉल्यूशन यूज करेंगे। पहले का जैसे हम आप कैसे यूज करें, 0.002% आप एक कंसंट्रेशन लीजिए, मतलब 0.002 ग्राम आप शुगर लीजिए, उसको 100 ml में डिजॉल्व कर लीजिए। सेकेंड सैंपल हम ले लेंगे 0.04% का, मतलब 0.0 ग्राम ले लेके 100 में उसको डिजॉल्व कर लेंगे शुगर को। उसके बाद थर्ड 0.006%, फोर्थ हमारा 0.008% एंड लास्ट हमारा 0.1% का बन जाएगा, मतलब 1 ग्राम लेकर हम उसको 100 ग्राम में डिजॉल्व कर देंगे। कैलिब्रेट द पोलरीमीटर, मतलब हम कैलिब्रेट कर देंगे पोलरीमीटर को, किस हिसाब से, हम वेदर के हिसाब से, जितना हमारा टेम्परेचर होगा उस वेदर के हिसाब से हम पोलरीमीटर को हम अपने कैलिब्रेट कर देंगे। सैंपल आज प्लेस्ड इन द पोलरीमीटर सेल एंड ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ ईच सैंपल इज मेजर्ड। पोलरीमीटर सेल इज राइड विद ईच डिस्टिल वाटर बिटवीन ईच सैंपल, डाटा इज रिकॉर्डेड एंड प्लॉट ए ग्राफ, और हम एक प्लॉट खींच देंगे, ठीक है। MS एक्सेल का यूज करेंगे हम, आपने MS एक्सेल कंप्यूटर में पढ़ा होगा। द स्टॉप ऑफ दिस लाइन इज द एक्सपेरिमेंटली ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब जहाँ पर इसका स्टॉपेज होगा, मतलब जहाँ पे उसकी लाइट की लाइन हमारा स्टॉप हो जाएगा, जहाँ पे हमारा स्टॉप हो जाएगा वही हमारा एस्टिमेटेड ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ शुगर कहलाएगा। डिटरमाइन द टाइप फॉर अननोन शुगर बाय द वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑब्टेन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑप्टिकल रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, टाइप ऑफ सैंपल, मतलब रोटेशन का एंगल क्या होना चाहिए। उसके बाद टाइप ऑफ सैंपल हमारा किस टाइप का, पोलर, नॉन पोलर, विस्कर, टर्बुलेंट कैसा है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, कंसंट्रेशन कितना है उसका। लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, वेव लेंथ ऑफ लाइट सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ द सैंपल। टेम्परेचर तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर टेम्परेचर मतलब आपने पोलरीमेट्रिक वेदर के हिसाब से सेट नहीं किया, वेदर के हिसाब से अगर 2-3 टेम्परेचर इधर उधर किया तो आप समझ लें कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है स्पेसिफिक रोटेशन। द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन it measures the rotation at the temperature and the wavelength lambda given by 1 mm thickness of liquid or a solution containing 1 kilogram per meter square of active substance. It is the fundamental properties of the chiral substance that is expressed at the angle. एप्लीकेशन क्या है इसका, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, मतलब ये उसकी ऑप्टिकलिटी एंड उसके डिटर्मिनेशन करता है एंड आइडेंटिफिकेशन करता है। शुगर इंडस्ट्री में इसका वर्क क्या है, पॉलीमीटर आर यूज इन द शुगर इंडस्ट्री टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ जूस फ्रॉम शुगर केन एंड रिफाइंड सुक्रोज आफ्टर शुगर रेफरेंसेस यूज ए मॉडिफाइड पॉलीमीटर विथ अ फ्लो सेल कॉल्ड सैक्रोमीटर। उसके बाद पोलरीमेट्री इज यूज इन अ रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन लाइक एज केमिकल इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। मैनी केमिकल एक्सिबिट स्पेसिफिक रोटेशन एज अ यूनिक प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज टू डिस्क्रिमिनेट फूड बेवरेज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द कंसंट्रेशन एंड प्योरिटी मेजरमेंट ऑफ द सैंपल which have specific rotation can be calculated with a polymeter. These include diuretic, steroids, antibiotic, narcotics drugs, मतलब जो नशे के होते हैं, विटामिन एंड एनाल्जेसिक। उसके बाद आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एनर्जी टू सेपरेट टू अपोजिट चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट टू वैक्यूम। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, ये आप सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, मतलब NaCl लीजिए, कंप्राइज ऑफ सोडियम आयन, मतलब प्लस आयन आता है, एंड क्लोराइड हमारे माइनस आयन, नेगेटिव आयन कंसिस्ट के होते हैं, जो कि हमारे एक साल्ट फॉर्मेशन बनाता है। इफ
दिस साल्ट इज प्लेस्ड इन वाटर, अगर इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन विल बी सेपरेटेड, मतलब उसके जो पॉजिटिव आयन होते हैं और नेगेटिव आयन होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। क्यों क्यों मतलब उसके प्लस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों सेपरेट हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ वाटर। सॉल्वेंट इफेक्ट आप पढ़ चुके होंगे, मतलब उसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स आपस में स्टेरिक इनहेंड्रेंस शो कर जाते हैं, जिसके कारण से उसमें एक बॉन्डिंग बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड कर जाती है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 78.5, इट मीन्स वाटर हैज 78 times more capacity to separate Na plus and Cl minus under the same condition in vacuum donated by 8। ठीक है, फॉर दी फॉर्मूला ऑप्टेनिंग, मतलब फॉर्मूला इसका कैसे ऑप्टेन करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, मतलब परमिटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू ई अपॉन ई नॉट, मतलब परमिटिव ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिव ऑफ द फ्री स्पेस। मेजरमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ द इंटरवेलिंग सॉल्वेंट ऑन द डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स, मतलब जैसे बता ही चुका हूँ कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है। द कैपेसिटेंस बिटवीन द टू प्लेट्स फॉर होल्डिंग द टेस्ट सॉल्यूशन बिटवीन प्लेट्स इज मेजर्ड, देन मेजर द कैपेसिटेंस, उसके बाद हम कैपेसिटेंस को मेजर करेंगे बाय मेंटेनिंग द वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑब्टेन व्हिच आर द रेशियो of capacitance of a capacitor completely filled with the dielectric to the capacitance of the capacitor filled with the space or vacuum, it has no dimension, मतलब इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि C नॉट इक्वल टू E नॉट A upon T, where C is equal to capacitance using the material as the dielectric in capacitor and C not equal to capacitance using vacuum as the dielectric, E not equal to permittivity of free space 8.85 into 10 the power minus 5 Faraday per minute, A equal to area of plate and T equal to thickness of sample। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा क्या है इसका, ए मेजर यूजर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टू मैन्युफैक्चरिंग द कैपेसिटर्स, दे यूज इन द स्टीयरिंग एनर्जी इन द डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, यूज इन द आउटसाइड noisy from signals as part of resonant circuits. Application of dielectric rely on their electrically insulating properties rather than their capacity. The store changes. The most obvious of these uses is the insulation of the wire, cable, etc. and detecting device। उसके बाद आता है हमारा डाइपोल मूवमेंट, व्हेन टू नॉन आइडेंटिकल आइटम, मतलब उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है, ज्वाइंड इन द कोवैलेंट बॉन्ड, the pair of electron will be attached more strongly to the atom that will be electronegative in nature, जो कि इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा, मतलब उस पर जो माइनस चार्ज है नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा होगा, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। एग्जांपल के लिए आप देख लिए, देयर आर टू नॉन आइडेंटिकल एटम्स सच एज एक्स एंड वाई, इफ द एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, मतलब अगर हमारा एक्स जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वाई से, सॉरी मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, वाई से, इट हैव हायर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, दस इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी इंक्रीज ऑन एटम ए, मतलब कहने का क्या है कि अगर हमारा एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वाई, तो क्या करेगा, इसके पास टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, मतलब क्षमता ज़्यादा होगी, जिस कारण से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ऑन एटम ए, एंड फर्दर द एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज कैटायन चार्ज, आप इसको केमिस्ट्री में अच्छे से समझ चुके होंगे। एंड द कम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स का माइनस चार्ज एंड वाई का पॉजिटिव चार्ज, वाई पे हमारा कार्बोकैटायन बन गया और एक्स पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इज नोन एज डाइपोल कांस्टेंट। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, ए डाइपोल मोमेंट इज अ क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब टू अपोजिट एटम व्हिच आर सेपरेट ईच अदर बाय डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है, बीच में आर इसका क्या है, व्यास, जिसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है, तो एक्स एक्स हमारा एक सॉल्यूशन बन जाएगा। द डाइपोल मोमेंट सिंबल इज म्यू व्हिच इज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेपरेटर चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन, मतलब म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर कोलॉम पर मीटर और डिबे, डिबे 1 डिबे इक्वल टू 1 into 10 to the power 8, where Q is equal to magnitude of the separated
कैरेक्टर्स एंड आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स एंड वाई के बीच का डिस्टेंस, मतलब जिसके उसकी परिधि कहते हैं या व्यास कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब अगर हमारा कोई पोलर मॉलिक्यूल्स है उसका सॉल्यूशन है इज प्लेस्ड बिटवीन टू पॉइंट्स प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्ज, मतलब जैसे आप सोडियम क्लोराइड ले लीजिए Na+Cl-, दे अलाइन देमसेल्फ, मतलब एक दूसरे को अलाइन करेंगे एट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, दिस प्रोसेस कंज्यूम एनर्जी, और यह प्रोसेस हमारी मतलब एनर्जी, जाहिर सी बात है भाई उसमें प्लस माइनस चार्ज होगा तो दोनों का अट्रैक्ट करेंगे जिसके कारण से वहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा और एनर्जी वो लेंगे भी, ठीक है। ए रिटर्न टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन द फील्ड इज सुटेबल ऑफ the effect known as electrical capacitance, ठीक है। the measurement of the capacitance of a gas or any solution that use serve to determination the मैग्नीट्यूड टू डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने इसमें कोई इलेक्ट्रिकल पावर नहीं जनरेट की हुई है तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देखिए किसी तरह से अर्थव्यवस्था में जुटा, मतलब व्यवस्थित नहीं है, बट जैसे ही हमने कोई चार्ज अप्लाई किया, मतलब इसको एनर्जी मिले, ये फटाक से अपने पोजीशन पे आ जाएंगे और एक सिस्टमेटिकली पॉजिटिव माइनस चार्ज के आयंस अपना फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, द मेजरमेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट हेल्प टू प्रेडिकेट पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल विथ जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब जिनके पास हमारा डाइपोल मोमेंट जिसका जीरो होगा विल नॉन पोलर, वो नॉन पोलर होंगे इन नेचर, एंड द मॉलिक्यूल व्हिच हैव स्पेसिफिक डाइपोल मोमेंट विल पोलर इन नेचर। मतलब कहने का क्या है कि जिनका डाइपोल मोमेंट हमारा जीरो होगा वो हमारे नॉन पोलर इन नेचर होंगे, और जिनका डाइपोल मोमेंट हमारा थोड़ा होगा, कुछ स्पेसिफिक होगा, 1 2 3 होगा, वो हमारे पोलर में नेचर में होंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ पोलरिटी मेजरमेंट गिव एन आइडिया टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ पोलरिटी इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब ग्रेटर डाइपोल मोमेंट इक्वल टू ग्रेटर डिग्री ऑफ पोलरिटी। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज अ मॉलिक्यूल्स हैज अ स्पेसिफिक डाइपोल मोमेंट, इट शेप विल नॉट बी सिमेट्रिकल, इट मे बी इरेगुलर और कर्व इज शेप, मतलब इनका जो शेप होता है वो एंगुलर भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। एंड इफ डाइपोल मोमेंट एट जीरो, मतलब जब हमारा डाइपोल मोमेंट जीरो है, विल बी सिमेट्रिक एंड हैज ए लीनियर फॉर्म। मतलब कहने का क्या है कि जब हमारे डाइपोल मूवमेंट, मतलब जो हमारा फॉर्मेशन है कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसका जब डाइपोल मोमेंट हमारा स्पेसिफिक होगा तो जो उसका शेप होगा वो कर्व या एंगुलर में होगा, और जब हमारा उसका लीनियर में होगा या सिमेट्रिक में होगा तो आप समझ लीजिए कि उसका वो नॉन पोलर इन नेचर हो जाएगा। प्रेडिकेट द नेचर ऑफ बॉन्ड, मतलब नेचर बॉन्ड की प्रेडिक्शन करता है। द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज और एटम इन्वॉल्व इन द मॉलिक्यूल्स। द बॉन्ड विल बी हाईली पोलर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ टू आइटम आर हाई। अरे भाई सीधी सी बात है कि अगर वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी तो उसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बहुत कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको आल्सो नोन एज ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका आयंस में चेंज हो जाना। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू रिवर्सली सेपरेट इन अ सॉल्यूशन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। मतलब आप कोई एक सब्सटेंस लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट लीजिए ए बी, ठीक है, और उसमें से आप A+B- हमारा बाहर निकल जाएगा। लाइक है आप NaCl ले लीजिए या NaOH ले लीजिए। NaCl हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसलिए हम यहाँ पे NaCl का एग्जांपल लेंगे, वहाँ पे Na+ निकल जाता है, Cl- हो जाता है, इसी को कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब ये कहाँ होगा? जब हमारा केवल वीक बेस में होगा, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू AXBY/AXBY, ठीक है। हम यहाँ पे NaCl भी ले सकते हैं क्योंकि वो हमारा साल्ट फॉर्मेशन है, ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे वीक बेस लिखा हुआ है तो आप NaCl सोचेंगे कि हमारा साल्ट फॉर्मेशन है, Na हमारा स्ट्रांग है, ठीक है, तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से मिलकर हमारा बना हुआ है तो NaCl हमारा साल्ट है, तो इसलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा ही नहीं। बट यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हमारा NaCl जो है वो हमारा क्या है? एक साल्ट फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है इन आवर बॉडी, जो कि हमारा क्लोराइड आयन भी देता है एंड सोडियम आयन भी देता है, जिसके वजह से जो हमको होने वाली बीमारियां जो रिड्यूज हो जाती हैं। वह A इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B सब्सटेंस, मतलब A हमारा जो हो जाएगा वो सोडियम का कंसंट्रेशन हो जाएगा और B हमारा जो हो जाएगा वो क्लोराइड का कंसंट्रेशन होगा, और AXBY जो होगा वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब NaCl का पूरा मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
आप सिस्टमेटिकली या बुकेट लैंग्वेज में देख लें, डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकुलर सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन इज डिसोसिएटेड इनटू आयंस। वही बात आ रही है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka is a qualitative measure of strength of acid in the solution denoted by Ka and Kb. Relationship between pH, pKa and extent of the ionization is described by Henderson-Hasselbalch equation. For acid, pH is equal to pKa plus log Cu upon Ci, and for base, pH is equal to pKa plus log Ci upon Cu, where Cu is equal to concentration of unionized particle and Ci is equal to concentration of ionized particle। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए Ka is equal to H plus A minus और अपॉन एच ए मतलब एन ए प्लस सी एल माइनस। ठीक है, तो एन ए प्लस सी एल माइनस ऊपर हो जाएगा हमारा और एन ए सी एल हमारा नीचे हो जाएगा। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड मतलब हम इसको हेंडरसन को फार्मूला वहाँ पे लगा देंगे, लॉग के इक्वल टू लॉग एच प्लस मतलब एन ए प्लस एन सी एल माइनस अपॉन एच ए मतलब एन ए सी एल। लॉग के ए इक्वल टू लॉग एच प्लस लॉग ए अपॉन लॉग एच पी के ए माइनस पी के ए, क्योंकि माइनस लॉग एच प्लस इक्वल टू प्लस पी एच एंड प्लस लॉग एच प्लस इक्वल टू माइनस पी एच, ये हमारा फार्मूला है। तो माइनस पी के इक्वल टू माइनस पी एच प्लस लॉग आयोनाइड अपॉन अनआयोनाइड, पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग आयोनाइड अनआयोनाइड। इसका एप्लीकेशन क्या है? द एसिड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट पी के ऑफ ए ड्रग is a key physiochemical parameter affecting में biopharmaceutical characteristics used to determine the pKa value of acid। सीधी सी बात है भाई, हेंडरसन हैसलबैच हो रहा है तो उसका pKa मतलब एसिड का pKa डिटरमाइन करने के लिए which is important for the qualitative evaluation of the system। Dissociation constant is also essential for the working with the buffers, pH indicator, selection of suitable solvent for solute formation used to predict the stability and pH properties of the salt। Importance क्या है? percent ionization, it is defined as the particular concentration of amount of weak acid that exist as ion, मतलब percent ionized is equal to I upon I plus U into 100, where I is equal to concentration of ionic form and U is equal to concentration of unionized फॉर्मेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपके यहाँ पे वीडियो कंप्लीट कर ली है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।